Hello everyone, welcome to our channel. Hello Study Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter 2 of science class 6, and today's topic is plants and animals in different surroundings. अभी तक हमने देखा कि प्लांट्स को ग्रुपिंग कैसे करते हैं, है ना, एनिमल्स को ग्रुपिंग कैसे कर, अभी हम आगे पढ़ेंगे. प्लांट्स में हमने कई तरह की चीज़ें पढ़ी, है ना. सो आगे देखते हैं क्या है. You might have observed during nature walk that different animals live in different surroundings. आपने जब नेचर वॉक में ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट सराउंडिंग्स में रहते हैं, है ना. You have also recorded movement of animals in table 2.5. और टेबल 2.5 में आपने अलग अलग उनकी जो मूवमेंट है वो भी रिकॉर्ड किया है ना, कि कौन सा एनिमल कैसे चलता है, उसकी मूवमेंट कैसे होती है. ओके, सो लेट अस कंसिडर फिशेस एंड गॉट एज एग्जांपल्स. तो यहाँ पे हम फिश और गॉट एज एग्जांपल देख रहे हैं. ओके, फिश लिव इन वाटर. फिश कहाँ रहती है? वाटर में. एंड दे हैव स्ट्रीम लाइन बॉडीज एंड फिन्स फॉर मूवमेंट इन वाटर. और ये पानी में रहती है तो इसके हिसाब से ही इनकी बॉडी भी बनी हुई है ना. ये देखो, इस हिसाब से बॉडी बनी हुई है ताकि ये पानी में जब जाए तो इनको इजीली रास्ता मिले, है ना. सो फिश की बॉडी अगर ऐसे इस शेप में होती तो इनको पानी का अगर बहाव ऐसे होता तो इनको आगे जाने में प्रॉब्लम होती, है ना. इनको पानी पीछे की ओर धक्का देता, बट क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो इस शेप में है ना, तो ये पानी में से अपना रास्ता इजीली निकाल सकती हैं और जा सकती हैं. ओके, और इनकी जो फिन्स हैं ये भी इनकी हेल्प करती हैं पानी में आगे बढ़ने के लिए, है ना. चलिए आगे देखते हैं. आगे किसके बारे में बात हो रही है? गॉट के बारे में. गॉट लिव इन ग्रासी एरिया. जो गॉट है वो कहाँ रहती है? ग्रासी एरिया में. मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स. और ये किससे चलती है? अपने लेग्स की हेल्प से, है ना. द साइजेस एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर. और इनका जो साइज होता है और शेप होता है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होता है. ओके, सो एक्टिविटी 2.10 देखते हैं. इसमें क्या है? लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज. हमको कंपेयर करना है और एनालाइज करना है. लुक एट टेबल 2.6, दिस वन. रिक्रिएट अ सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड. आपको ऐसा सिमिलर टेबल ब्लैक बोर्ड पे रिक्रिएट करना है. List the name of plants and animals you or your classmates have observed in the region given in the table or already know about. यानी आपको जो ये टेबल में दिया हुआ है आपने इनको देखा होगा या आपके आसपास जो एरिया है उसमें आपने देखा होगा. A few examples are given, you can add more. कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आपको इसमें और ऐड करना है ना, रीजन वाइज. ओके, कि किस रीजन में कौन सा एनिमल रहता है ना. देखो, जैसे फर्स्ट है डेजर्ट, सेकंड है माउंटेन्स, यानी डेजर्ट में कौन से एनिमल्स रहते हैं, माउंटेन्स में कौन से रहते हैं, ओशियन, फॉरेस्ट एंड एनी अदर रीजन. एनी अदर रीजन में आप क्या लिख सकते हो? जैसे गॉट कहाँ रहती है? ग्रासी लैंड में, है ना. सो यू कैन राइट ग्रासी लैंड. और फर्स्ट देखो, डेजर्ट में क्या है? कैमल. और हम डेजर्ट में कौन सा प्लांट देखते हैं? हम प्लांट और एनिमल्स दोनों लिख सकते हैं, है ना. सो प्लांट हम क्या देखते हैं? कैक्टस, है ना. तो और भी ऐसे ही अगर आपने जो चीज़ें ऑब्जर्व की है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो. जैसे माउंटेन्स में देवदार का ट्री है. ओके, हमने देखा अभी चैप्टर में. सो और क्या लिख सकते हो आप? माउंटेन गोट्स, याक, स्नो लेपर्ड, पाइन्स, है ना. और डेजर्ट में भी आप ये ऐड कर सकते हो. डेजर्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना. एंड ओशियन में तो पता ही आपको बहुत सारी चीज़ें हैं. फिश, वाटर लिली, क्रैब, स्क्विड्स, ऑक्टोपस, जेलीफिश और स्टार फिश, डॉल्फिन और वेल. ओशियन में तो बहुत सारे हैं, है ना, आपको पता होगा. एंड फॉरेस्ट में भी लायन, ऑक्स, बर्ड्स, स्पाइडर, एंड्स, टाइगर, monkey, chimpanzee, anything you want you can write. Okay, and grassland में भी देखो deer, tiger, grasses, elephant, horses, है ना. तो ये सब आप लिख सकते हो. ओके,
सो कंटिन्यू करते हैं आगे. व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन. सो आपने ऑब्जर्व किया कि अलग अलग रीजन में कौन कौन से प्लांट और एनिमल्स देखे आपने. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स. सो आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या देखा, तो ये सब आपको आपकी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है. ओके. You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of region. So आपने ये देखा हो कि एक्सरसाइज 2.6 में टेबल 2.6 में प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो रीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, है ना. अनदर काइंड ऑफ रीजन, यानी एक रीजन में ये प्लांट ऐसा है तो दूसरे रीजन में हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो उसमें, है ना. सो ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम Alex recalls that he observed cactus plant with thick and fleshy stem in the desert of Rajasthan. So एक बच्चे ने उसको याद आया कि उसने राजस्थान में जो कैक्टस का प्लांट देखा था वो क्या था, थोड़ा सा मोटा था और फ्लैशी था. यानी ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ के अकॉर्डिंग, जो उसका जहाँ पे भी वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में थोड़ा सा मोटा था ये पार्ट, है ना. एंड आगे देखते हैं क्या है. माया शेयर्स दैट शी सॉ देवदार ट्री इन द हिमालयाज ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये देखो फिगर 2.10. These trees are conical in shape and have flexible sloping branches. तो इसने देखा माउंटेन्स में जो देवदार ट्री है उसकी जो ब्रांचेस है वो स्लोपिंग है ना. और ये कैसा पेड़ है, कॉनिकल है, यानी कोन बन रहा है, इससे कोन जैसा पेड़ है. ओके. नोटिस दैट these two types of plants found in different region are different from each other. So आपको देखना है कि ये जो प्लांट है ये डिफरेंट रीजन में कैसे हैं, सेम है या फिर डिफरेंट है ना. डिफरेंट होंगे. सो व्हाई इज इट सो, तो ऐसा क्यों है. व्हाई डज द बायोडिवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर. सो इनकी जो बायोडिवर्सिटी है वो रीजन के अकॉर्डिंग चेंज क्यों है. लेट अस फाइंड आउट. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड है बायोडिवर्सिटी. इसका मतलब आपको पता होना चाहिए. बायो मीन्स क्या होता है, लाइफ, है ना. बायो मीन्स लाइफ एंड डिवर्सिटी आपको पता है, डिवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, है ना. सो अलग अलग जगह पे लाइफ में इतने डिफरेंसेस क्यों हैं, है ना. वो जीव, चाहे वो एनिमल हो, प्लांट हो या फिर ह्यूमंस हो, उनकी जो एरिया है, उनका जो रीजन है जहाँ पे वो रहते हैं, उनका जो हैबिटेट है ना, वो इतना अलग क्यों है ना. तो बायोडिवर्सिटी इसको ही बोलते हैं कि जो लाइफ है उसमें इतने डिवर्सिटी यानी डिफरेंसेस, है ना. इसको यही होता है बायोडिवर्सिटी. ओके, चलिए आगे देखते हैं. देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. अब आपको पता है कि डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है ना. अ हॉट डेजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे. जो हॉट डेजर्ट होता है वहाँ अक्सर क्या होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में बहुत ठंड होती है ना. सो यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस एरिया दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशन ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशन एट्स नाइट. ओके. सो आपने ये देखा होगा कि वहाँ के जो जानवर हैं और वहाँ के जो पौधे हैं उनके शरीर की बनावट इस तरह से होती है कि वो दोनों कंडीशन में वो सर्वाइव कर सके, है ना. The fleshy stems of plant found in the desert can store water and help them tolerate to hot condition in these places. यानी जो ये प्लांट है कैक्टस, इसमें वो फ्लैशी क्यों है इतना, ताकि वो वहाँ पानी स्टोर कर सके, है ना. ताकि वो हॉट जब कंडीशन हो, वहाँ की गर्म हो बहुत ज़्यादा, तो वो उसका यूज़ कर सके, है ना. इसलिए जो कैक्टस का प्लांट है वो दूसरे जगहों के अकॉर्डिंग वहाँ पे थोड़ा सा उसकी जो स्टेम है वो फ्लैशी है, मोटा है वो, है ना. द फाउंटेन्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल. और जो माउंटेन्स होते हैं एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन, जहाँ पे ठंडा होता है ना, तो वहाँ पे क्या होती है, अक्सर स्नोफॉल होती रहती है ना, बर्फ़ की बारिश होती रहती है.
In order to survive in such conditions, some of trees have ability to let the snow slide off easily. So क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ की बारिश होती है, स्नोफॉल होता रहता है, तो अगर दूसरी जगहों जैसे ऐसे यहाँ पे ट्रीज़ होते हैं तो क्या होगा, स्नो सारी इधर ही इकट्ठी हो जाएगी, है ना, और पेड़ फिर ख़राब होने लगेंगे, इनकी पत्तियाँ ख़राब हो जाएगी. इसीलिए वहाँ पे ऐसे पेड़ नहीं होते हैं, वहाँ पे कोनिकल पेड़ होते हैं, है ना, कि जो बर्फ़ अगर गिरे तो वो साइड से नीचे गिरती रहे, है ना, इन पे ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठी ही ना हो ताकि वो सरवाइव कर सके, है ना, बर्फ़ में भी. ये हमने पढ़ा. ओके, जैसे देवदार ट्री का है एग्जाम्पल हमारे पास. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट बायोडिवर्सिटी वेरियस फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डिवर्स कंडीशन. सो हमें क्या समझ में आया कि जो बायोडिवर्सिटी है वो अलग अलग क्यों है, क्योंकि वो रीजन के अकॉर्डिंग है ना, रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डिवर्स कंडीशन, क्योंकि कंडीशंस अलग हैं वहाँ पे रीजन वाइज, है ना. कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे दिन में गर्मी रात में ठंडी दोनों है ना, दोनों वेदर है. तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो लाइफ है वो वहाँ पे एडजस्ट करती है ना, उनकी बॉडी वहाँ पे इसी तरह से हो जाती है ताकि वो वहाँ पे सरवाइव कर सके. आगे देखते हैं. लुक एट द इमेजेस ऑफ अ कैमल फ्रॉम हॉट डेजर्ट. अब देखो यहाँ पे 2 कैमल दिखाए हुए हैं, है ना. सो आपको इनमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना. व्हाट एडवांटेजेस टू दिस डिफरेंस प्रोवाइड टू दिस कैमल्स, है ना. और ये देखो, ये कैमल है राजस्थान का, है ना. राजस्थान में डेजर्ट यानी सूखा है वहाँ पे. ओके, सो ये इस तरह के कैमल होते हैं. देखो इसके पैर देखो, ये थोड़े से बड़े होते हैं और गद्देदार होते हैं, है ना. और ये वाला कैमल है कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख का, है ना. दोनों डेजर्ट है, बट ये क्या है, हॉट डेजर्ट, और ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट. इसकी बॉडी पे देखो कितने बाल हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड होती है तो इसकी बॉडी पे ये बाल इसको ठंड से बचाने में हेल्प करते हैं. और इसके पैर देखो, ये छोटे हैं, है ना. अगर इसके पैर ऐसे बड़े होते तो बर्फ़ में चलने में इनको दिक्कत होती, है ना. और इनके ये देखो, ये हम्प भी है, बट यहाँ पे 1 हम्प है और यहाँ पे 2 है, तो ये डिफरेंसेस हैं. चलिए देखते हैं आगे. द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स. ओके, हॉट डेजर्ट में जो कैमल है उसके लॉन्ग लेग्स हैं विद वाइड हूव्स. उनके जो नीचे का पार्ट है वो पैरों का वो चौड़ा है ना. Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves helps these camels to walk on the sandy desert without sinking in the sand. ये पैर नीचे से चौड़े इसलिए होते हैं ताकि वो सैंड में इजीली चल सके, उनके पैर सैंड में धंसे नहीं. अगर इनके पैर ऐसे सीधे सीधे ही होंगे और थोड़े से ही होंगे तो क्या होगा, उनके पैर अंदर धंस जाएंगे, है ना, सैंड में. बट इसीलिए उनके पैर ऐसे चौड़े हैं. ओके. On the other hand, the height and leg of camel of a cold desert are comparatively shorter, है ना. जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे जो कैमल की हाइट है वो थोड़ी छोटी होती है. कौन बता रहा है ये, एलेक्स. दैट फाउंड इन अ हॉट डेजर्ट, जो हॉट डेजर्ट में पाया जाता है उसके अकॉर्डिंग. These short legs allow them to walk easily in mountainous region. और इन छोटे पैरों की वजह से ही वो माउंटेन का जो एरिया है वहाँ पे चल सकते हैं. इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजीली. ओके, डेजर्ट चाहे कोई सा भी हो, कोल्ड हो या फिर हॉट हो, फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता है. कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प्स, है ना. कैमल अपना फूड हम्प में स्टोर करते हैं. कैमल फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव 1 हम्प. जो हॉट डेजर्ट है वहाँ पे 1 हम्प होता है कैमल का. एंड जब फूड की स्कैरसिटी होती है तो वो हम्प में स्टोर फूड का यूज़ करते हैं. ओके. एंड कैमल्स फाउंड इन कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प्स ईच. और जो कोल्ड डेजर्ट है वहाँ पे 2 हम्प्स है ना. तो वो क्या करते हैं, 2 humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert, and they have to use food store in their humps during that time. तो उनके जो humps होते हैं उसमें वो अपना जो फूड है वो इकट्ठा करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं. और जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो वो अपने उस स्टोर फूड का यूज़ करते हैं. Moreover,
दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम द हेड टू नेक, मैंने आपको बताया था है ना, बहुत सारे बाल होते हैं ताकि वो सर्दी से बच सकें। ओके, आगे देखते हैं व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, और कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कैमल को हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए। सो आपको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करना है। अदर स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन, सभी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहे हैं। काशी फ्रॉम राजस्थान, काशी जो राजस्थान से है, शेज दैट कैमल्स एक्सक्रिएट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, जो कैमल हैं वो बहुत कम यूरिन करते हैं, एंड देयर डंग इज़ ड्राई, और उनका जो डंग होता है वो भी ड्राई होता है। दे डू नॉट स्वेट एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। अब उनकी बॉडी में से पानी का जो वो है स्वेटिंग वगैरह वो सब नहीं करते है ना, वो बहुत कम पानी लूज करते हैं, इसीलिए वो बिना पानी के काफ़ी दिनों तक सर्वाइव कर लेते हैं, है ना। माया टॉक्स अबाउट seeing plants with beautiful bright flower rhododendrons in the Shola forest in Nilgiris। अब माया बात कर रही है नीलगिरीज के जो जंगल है वहाँ पे एक फ्लावर का प्लांट है रोडोडेंड्रॉन्स, उसके बारे में। ओके, सो रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड ऑन माउंटेन्स। अब कैसा है वो पेड़, छोटा है, उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ हैं, है ना, और वो छोटा है इसीलिए वो जो पहाड़ों में बहुत तेज़ हवा चलती है तो वहाँ पे वो सरवाइव कर सकता है ना। अगर वो पेड़ लंबा होता तो आंधी की वजह से वो गिर सकता है ना। However, Pema, who is from Sikkim, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller। अब सिक्किम के जो रेडोडेंड्रॉन्स हैं वो कैसे हैं, थोड़े से लंबे हैं, है ना, ये दूसरे स्टूडेंट बता रहे हैं। सो इवन प्लांट्स सच एज रोडोडेंड्रॉन्स मे एग्जिबिट डिफरेंट फीचर्स इन डिफरेंट रीजन टू सर्वाइव द कंडीशंस ऑफ दोज रीजन, यानी प्लांट्स भी जो कंडीशन जो उनकी कंडीशन है उनके क्षेत्र में, जैसे वहाँ का मतलब माहौल है, सर्दी है, गर्मी है, उस हिसाब से वो वहाँ पे प्लांट्स भी चेंज रहते हैं, है ना, कहीं पे बड़े हैं, कहीं पे हाइट में छोटे हैं। ओके, ये देखो फ्लावर का पेड़ है रोडोडेंड्रॉन्स। ओके, सो आगे देखते हैं। सागर टेल्स हिज क्लासमेट्स दैट ही वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड विद हिज पेरेंट्स फॉर अ स्पेशल इवेंट। अब सागर क्या कहता है कि वो अंडमान और निकोबार गया था अपने पेरेंट्स के साथ किसी स्पेशल इवेंट के लिए। He saw huge whales and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of fish helps them to swim in water. ये हम पहले पढ़ चुके फिश के बारे में, है ना, वेल्स और ये बाकी जो कलरफुल हैं ये फिशेस हैं और बहुत सारे हैं, ओशियन में रहते हैं, तो उनकी बॉडी और उनका जो स्ट्रक्चर है वो उसके हिसाब से ही बना हुआ है ताकि वो वाटर में सर्वाइव कर सके। ओके, वी हैव लर्नड that the plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there। So हमने देखा कि चाहे वो कोई प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं और उसके हिसाब से ही उनकी बॉडी के जो फीचर्स हैं वो रहते हैं ताकि वो उस रीजन में सर्वाइव कर सके। ओके, सो आगे है द स्पेशल फीचर दैट इनेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड अडेप्टेशन। सो अगर जो किसी प्लांट और एनिमल का जो स्पेशल फीचर होता है ना, उस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करना, तो इसी को बोलते हैं अडेप्टेशन, है ना। किस तरह से एक प्लांट और एक एनिमल उस पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करता है, उनकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, है ना, तो यही होता है अडेप्टेशन, कि उस वातावरण को वो प्लांट हो या एनिमल हो अडेप्ट कर लेते हैं और उसी के हिसाब से वो ढल जाते हैं, है ना। The shape of a deodar tree and the height of the rhododendrons are adaptation that enable them to survive in the mountain region। हमने देखा देवदार ट्री की बात हो या जो ये रोडोडेंड्रोन की बात हो, है ना, ये कैसे अपना जो इनकी अडेप्टेशन है वो उनको सर्वाइव करवाती है ना, उस पर्टिकुलर रीजन में। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, और इसको क्या कहते हैं, हैबिटेट। उस जगह पे जहाँ पे वो प्लांट और एनिमल रहते हैं वहाँ का जो वो प्रॉपर प्लेस है वो उनका हैबिटेट
है ना। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल इज द सी और द ओशियन, यानी सी टर्टल का हैबिटेट क्या है, मतलब उनका घर जहाँ पे उनको सब चीज़ मिलता है, जिंदा रहने के लिए सारी चीज़ें मिलती है, तो वो उनका हैबिटेट हो गया, है ना। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज द हॉट और कोल्ड डेजर्ट, कैमल चाहे वो हॉट और कोल्ड हो उनका हैबिटेट है। द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रोन इज द माउंटेन्स, है ना, रोडोडेंड्रोन का हैबिटेट क्या है, माउंटेन। द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रोवाइड देम फूड, अब जो हैबिटेट है उनमें उनको क्या क्या मिलता है, उनको सारी चीज़ें मिलती है ना, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल, जो भी उनकी जिंदा रहने के लिए चीज़ें ज़रूरी है वो सब मिलती है। मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट, अब बहुत सारे तरह के प्लांट और एनिमल्स हैं जो सेम हैबिटेट शेयर करते हैं, यानी एक जैसी जगह पे ही रहते हैं। हैबिटेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन, यानी जो हैबिटेट है वो बायोडाइवर्सिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है, लाइफ प्लस डिफरेंसेस, तो अलग अलग लाइफ हैं और उसमें अलग अलग डिफरेंसेस हैं, तो हैबिटेट के अकॉर्डिंग, है ना, जिसका किसका हैबिटेट क्या है, जैसे टर्टल का हैबिटेट सी है ना, जो ये रोडोडेंड्रोन है इसका हैबिटेट माउंटेन्स है, तो क्या है वो उनका घर है, जिसकी वजह से ही डिवर्सिटी है, लाइफ है ना, उसकी वजह से ही बायोडिवर्सिटी है, क्योंकि उनके डिफरेंस हैबिटेट हैं, उनका जो एडेप्टेशन पावर है ना, कि किस तरह से किस हैबिटेट में वो अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना, अडेप्ट कर लेते हैं चीज़ों को और ढल जाते हैं उसमें। आगे देखते हैं, एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, सलीम अली, जिनका लाइफ पीरियड ये है। ओके, ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डिवर्सिटी इन बर्ड्स, उन्होंने पूरे इंडिया में ट्रैवल किया जो बर्ड्स की डिवर्सिटी है उसको जानने के लिए। ही प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ बर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेड देयर ट्रेवल रूट्स एंड हैबिटेट्स, उन्होंने एक लिस्ट भी प्रिपेयर की जिसमें वो उनका क्या लिखते थे, डॉक्यूमेंट देयर ट्रैवल रूट्स एंड हैबिटेट्स, यानी उनको किस जगह पे वो रहते थे, कैसे कैसे ट्रैवल करते थे, कहाँ कहाँ ट्रैवल करते थे। ही रिकॉर्डेड द रीजन विद हाई डिवर्सिटी ऑफ बर्ड्स, और उस जगह को भी उन्होंने नोट किया जहाँ पे बर्ड्स की बहुत विभिन्नताएं थी, यानी अलग अलग तरह के बर्ड्स थे। एंड टुक मेजर्स टू कंजर्व दिस रीजन, और फिर उस रीजन को कंजर्व करने के लिए मेजरमेंट भी लिया। क्यूलाडियो नेशनल पार्क इन भरतपुर, राजस्थान एंड रणगंथर बर्ड सेंचुरी इन मंड्या, कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीजन ही प्रिजर्व, यानी कि ऐसी जगह थे जहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व किया, क्योंकि यहाँ पे जो बर्ड्स की डिवर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और उन्होंने 10 बुक्स लिख दी बर्ड की सीरीज़ के ऊपर कि किस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने सारे बर्ड्स हैं, उनके क्या क्या अलग अलग विशेषताएं हैं, वो कहाँ कहाँ उड़ते हैं, कैसे किस रीजन में रहते हैं, ये सब कुछ। ही इज़ रेफर्ड to as the Birdman of India and he was awarded पद्म विभूषण in 1976, उनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला 1976 में, और इंडिया में उनको क्या कहा जाने लगा, बर्डमैन ऑफ इंडिया, है ना। आगे है, what are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitats, अब ऐसे कौन से अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप एनिमल और प्लांट को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। वन वे इज़ टू ग्रुप दैम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड, एक तरीका यह है कि जो पानी में रहते हैं या धरती पे रहते हैं उस हिसाब से आप उनको ग्रुप कर सकते हो, है ना। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी जो भी प्लांट और एनिमल धरती पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, है ना, और उनका हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी उनका जो घर है वो क्या है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। सम एनिमल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स, लेकिन अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ये सभी तो धरती पर है ना। आगे देखते हैं, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेट टू एक्वेटिक हैबिटेट, अब जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट, है ना। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर पोन्ड्स,
अब एक्वेटिक हैबिटेट्स कौन कौन से हैं? पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड ओशियन। ओके, आगे देखते हैं। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग कैन लिव इन वाटर एज वेल एज लैंड, है ना। फ्रॉग जो है वो, और फ्रॉग के अलावा भी कुछ एनिमल्स हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एम्फीबियंस। ओके, what would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? क्या होगा अगर किसी प्लांट और एनिमल का हैबिटेट जो है वो डैमेज हो जाए, यानी उनका जो घर है वो ख़राब हो जाए, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो चेंज हो जाए या ख़राब हो जाए। What would happen if a god does not get grass to eat? Can a fish survive without water? तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, फ़िश तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती वाटर के बिना, और अगर बकरी को घास ना मिले तो वो कैसे सर्वाइव करेगी। चेक with your parents, grandparents and neighbors to know about the plant, birds, insects or any other animal they used to see frequently in their childhood but do not see in often now. अब आपको अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, नेबर से ऐसे पक्षियों, प्लांट्स और इंसेक्ट्स के बारे में बात करनी है जो पहले अक्सर देखा करते थे वो अपने बचपन में, बट अब वो नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो ख़त्म हो चुके हैं, इस दुनिया में से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। दीज चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज। तो ये कब होती है? जो जीव हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, जब उनका हैबिटेट ही ख़त्म हो जाता है ना। द डैमेज ऑफ to habitats of plants animals result in loss of their homes, food and other resources. This leads to the loss of biodiversity. और जब उनका जो घर है, खाना है, जहाँ पे उनको जीने के लिए सारी चीज़ें मिलती हैं, जब वो वही नहीं रहेगा तो फिर वो जीव कैसे सर्वाइव करेगा, है ना। और फिर इसकी वजह से बायोडिवर्सिटी भी ख़त्म होती है। मतलब बायोडिवर्सिटी का क्या मतलब है? जैव विविधता, यानी लाइफ में डिवर्सिटी। तो लाइफ बहुत सारे जीवों की है तो लाइफ कम हो रही है तो बायोडिवर्सिटी भी कम हो जाएगी, है ना। आगे देखते हैं क्या है। द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जंगलों में क्या होता है? ह्यूमंस क्या करते हैं? पेड़ काट देते हैं, है ना, जंगलों को ख़त्म करते हैं, वहाँ पे डैम या फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो टाइगर है, बंगाल टाइगर, चीता और जो बस्टर्ड है, वो सब क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं, है ना, लुप्त हो रहे हैं, क्योंकि उनका हैबिटेट उनसे छीन लिया जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडिवर्सिटी। इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बनाए हैं, स्टार्ट किया है, जिससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर वाज इनिशिएटेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर। जैसे बंगाल टाइगर को बचाने के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत किया गया था इसका, है ना। द चीता रेइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, चीता को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया 2022 में, है ना, टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता। एंड सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैव बीन डिक्लाइंड एज प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। यानी इन तीनों स्टेट्स में ये पक्षी पाया जाता था, बट अब ये वहाँ पे कम दिखाई देता है ना। देखते हैं आगे क्या है। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सेक्रेड ग्रोव्स। ग्रोव्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जंगल, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। सेक्रेड ग्रोव्स आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगल के छोटे छोटे पार्ट जिनको डिस्टर्ब नहीं किया गया है। देयर साइजेस में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, यानी जो बड़े बड़े जंगल होते हैं उनसे वो छोटे होते हैं। सेक्रेड ग्रोव्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में पाए जाते हैं। They are home to different kind of plants and animals including numerous medical plants, यानी वहाँ पे अलग अलग तरह के बहुत सारे मेडिकल प्लांट्स भी होते हैं, है ना, हर्ब्स होते हैं। These are protected by the local community. No one is allowed to harm any plant and cut trees to these groves or disturb the area. यानी जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, कम्युनिटी होती है जो, वो लोग ही इस जंगल को, जो छोटे छोटे ग्रूव्स हैं, इनको सुरक्षित रखते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं, बिकॉज ये नहीं चाहते कि उस जंगल में जो भी एनिमल है या ट्रीज़ है या जो भी हर्ब्स हैं उनको डिस्टर्ब किया जाए, है ना। दिस वे सेक्रेड ग्रोव्स
आर अ कम्युनिटी प्रोटेक्टेड ट्रेजर ऑफ बायोडिवर्सिटी। सो ये क्या है, हमारे बायोडिवर्सिटी का खजाना है जो कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। फाइंड आउट अबाउट द सेक्रेड ग्रूव्स इन योर रीजन। सो आपको फाइंड आउट करना है कि जहाँ पे आप रहते हैं उस एरिया में भी क्या ऐसा छोटा मोटा कोई जंगल है जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे पौधे हों, पेड़ हो, बड़े छोटे, तो आपको ऐसे सर्च करना है। ओके, ये जो सेक्रेड ग्रूव है ये कहाँ का है, वेस्टर्न घाट का है ना, वेस्टर्न घाट का। हमने एक बगीचा पढ़ा था ना, साइलेंट वैली, जिसको वहाँ के लोगों ने ही सुरक्षित रखा था और वहाँ पे डैम बढ़ने से फिर बाद में कोर्ट ने मना कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडिवर्सिटी टू इंश्योर आवर प्लानट इज़ फुल ऑफ लाइफ। हमें बायोडिवर्सिटी को प्रोटेक्ट रखना चाहिए, ज़रूर प्रोटेक्ट रखना चाहिए, क्योंकि इससे ही जो हमारा प्लानट है वो उसी से लाइफ रहेगी हमारी प्लानट में। हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्राइव, और उसी की वजह से ही जानवरों को और पौधों को अपने आप को सर्वाइव करने में और ग्रो करने में हेल्प होगी। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ रहा हो। अगर कहीं डाउट है देन प्लीज़ डू कमेंट, और एक बार आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं अगर एक बार में नहीं समझ में आए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है आपके लिए साइंस। सो 6th क्लास से साइंस स्टार्ट होती है ना। सो अगर आप नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत कहीं डाउट है, तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आपको श्योरली समझ में आएगा। ओके, सो अगर आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें आपको ईजिली हेल्पफुल हो रही हैं, देन प्लीज़ like the video, share with your friends and also subscribe the channel. So students, thank you. Have a good day.